जो गोवा में दिखाई दे रहा है हॉटलिंग के रूप में और पर्यटन के रूप में। मैं इस बिल पर अपनी सहमति इस उम्मीद के साथ व्यक्त करता हूं कि यह सदन गोवा की संस्कृति, गोवा की सभ्यता और गोवा के लोगों की तकलीफ का एहसास करके कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिसमें संविधान का संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा, संविधान संशोधन भी नहीं होगा और मेरे गोवा की संस्कृति, सभ्यता और उनकी आर्थिक विकास के भी रास्ते बनेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं नायक जी के दर्द में शामिल होता हूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ जी। श्री मुन्नवीर सलीम जी। माननीय उपसभापति महोदय, आदरणीय जोइस साहब का जो प्रस्ताव है वो कहीं सच और कहीं सियासत से होकर गुजरा, मैं सुन रहा था। जब सच से होकर गुजरा तो मेरा सीना फूल गया कि इस तरफ से मोहब्बत की हवाएं आ रही हैं, तरुण भाई भी बोल रहे हैं, और जब सियासत से होकर गुजरा तो मेरा दिल फिर बैठ गया। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है इसलिए बोलना जरूरी है। हमारे यहां सांप्रदायिक सद्भाव और दंगों को लेकर शब्दों की जादूगिरी होती है, संसद में भी और सड़क पर भी। यथार्थ के आईने में जाना होगा। बिल में एक बात कही गई है कि दंगा मुक्त भारत चाहिए। मैं इसको 100% नहीं 110% सपोर्ट करता हूं। हर मोहब्बत का पैगाम देने वाले का यह मिशन होना चाहिए, हर भारतवासी का यह मिशन होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कही गई है बिल में कि गाय कशी बंद होना चाहिए। ये जस्टिस जायसी साहब रुक गए थोड़ा कह के, मैं और आगे जाके कहता हूं। मैं कहता हूं गाय इस मुल्क में 90 करोड़ लोगों की मां है, उसके चमड़े का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए, उसकी सींग का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए, उसकी खुरी का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए, उसकी हड्डी का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए। यह हम लोगों के लिए एक बदकिस्मती का पहलू है कि जिसको हम मां कह के पूछते हैं, जिसकी एक एक चीज पूजने योग्य है, और हम उसके अंगों का इस्तेमाल पे हम कोई पाबंदी की बात नहीं करते। मैं सोचता हूं कि आइंदा जायज साहब जब लाएंगे किसी प्राइवेट बिल को तो और आगे लेके जाएंगे, और वैसे अनुच्छेद 48 में यह बात कही गई है। और यह बात बरसों पहले मेरे नेता मुलायम सिंह यादव ने, माफ कीजिए, डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान की संसद में एक बलराज मधोक जी के एक प्राइवेट बिल के प्रस्ताव के संदर्भ में बोलते हुए कही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है और ऐसी वैसी मोहब्बत का मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान का एक बादशाह हुआ है हुमायूं, दक्कन के मोर्चे पे अपनी जंग लड़ रहा था। रानी कर्णवती की राखी लेकर एक कासिद उसके पास पहुंचा और कहा कि यह राखी बहन होने का पैगाम है और मेरी इज्जत खतरे में है, चित्तौड़ की रानी की इज्जत खतरे में है, तुम चले आओ। वो अपनी जंग छोड़ के चला आया। ये हिंदुस्तान के इतिहासकार लिखते हैं। दरियाए चंबल चढ़ा हुआ था, फौजियों ने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं जा सकते, दरियाए चंबल तेज बहता है, हम थके हुए हैं। हुमायूं ने वहां तकरीर करी, तारीख गवाह है, और कहा कि मैं अगर अकेला भी जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, चूंकि इस वक्त एक बहन की इज्जत की हिफाजत का सवाल है। और हुमायूं दरियाए चंबल में कूद गया। ये बदकिस्मती थी कि रानी कर्णवती जौहर कर चुकी थी। तो सैकड़ों साल की मोहब्बत का इतिहास है। उस इतिहास को कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी नेता अगर चकनाचूर भी करना चाहे तो वो चकनाचूर नहीं हो सकता। जिन्हें ईद अच्छी नहीं लगती वो भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, जिन्हें होली अच्छी नहीं लगती वो भी होली की मुबारकबाद देते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के मुसलमानों के संदर्भ में एक बात जस्टिस साहब ने, जायसी साहब ने कही कि वो उदारवादी होकर मथुरा, काशी और अयोध्या के संबंध में फैसला लें। मैं कहना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 को जब मुल्क आजाद हुआ, ये ईवाने वाला गवाह रहे मेरे इस बात का, जब मुल्क आजाद हुआ
तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से यह पूछा गया था कि तुम टोपी वाले जिन्ना के साथ जाओगे या चोटी वाले गांधी के साथ रहोगे। हम वो लोग हैं कि हमने राष्ट्रवाद की वो अग्नि परीक्षा दी और हमने टोपी वाले जिन्ना को हमारे बाप दादा ने इनकार कर दिया, बाबा ए कौम मानने से, राष्ट्रपिता मानने से, और चोटी वाले गांधी को हमने बाबा ए कौम माना। हमने मोहब्बत की तारीख लिखी है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भावनाओं से मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है और कानून की भी ऐसी जरूरत होती है कि फिर कानून पे विश्वास करना होता है। ऐसा नहीं होता कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो कानून माना जाएगा, अदालत का सम्मान होगा, फैसले का सम्मान होगा, और अगर फैसला विरोध में आएगा तो यह भावना का सवाल है। इस सवाल को हम अदालत के अंदर तय नहीं करेंगे। दोहरी बात करने से नहीं होगा। मोहब्बत का अगर माहौल बनाना है, अगर एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें इंसानियत की महक को, मैं मानता हूं दुनिया के सारे मजहब इंसानियत की छत के नीचे जीते हैं। जब मानवता बेरहम हो जाती है तो मुसलमान नहीं था दुर्योधन। कृष्ण ने जब दुर्योधन के खिलाफ धर्म युद्ध किया तो वो भी हिंदू थे। महाराज राम ने जब लंका में लंकेश के खिलाफ युद्ध किया तो वो भी हिंदू था। जब हुसैन ने यजीद के खिलाफ युद्ध किया तो वो भी मुसलमान था। बात धर्म की नहीं है, बात सच और झूठ की है। तो ये बिल, ये प्रस्ताव जो जस्टिस साहब ने पेश किया, कई जगह सच्चाई के रास्तों से गुजरा, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन कई जगह जब सियासत के रास्तों से गुजरता हुआ दिखाई दिया तो मैं कहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को आहूत करके हिंदुस्तान को हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, धारा 370 वगैरह वगैरह दी थी। इसलिए उनकी भावना, उनकी भाषा और उनके सोच को इतने आसानी से हम चैलेंज नहीं कर सकते। इस भावना के साथ कि हिंदुस्तान में वो माहौल बनेगा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और एक अखंड भारत हमें मिलेगा जो दर खैबर से यानी अफगानिस्तान से शुरू होगा और लंका तक जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यही रोकता हूं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलीम। नाउ मिनिस्टर। I reply to the resolution by Mr. Rama Joyce. I would just like to say कि मुनव्वर साहब ने कहा कि मोहब्बत का मुल्क है, पर मैं तो उन सारे अपने ऑनरेबल मेंबर्स को कहना चाहूंगा जो मोहब्बत की भाषा उन्होंने इस हाउस में प्रयोग किया है। अगर जब इलेक्शन आते हैं और मंचों पे खड़े होते हैं, यही मोहब्बत की अगर आवाज हम पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते तो वेरी मच। चौधरी मुन्नावर सलीम जी। माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय रेल केवल माल भाड़ा ढोने और यात्रियों को इधर से उधर ले जाने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति, एकता, भाषाई प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक है, जो देशवासियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने का दार्शनिक संदेश देती है। लेकिन अफसोस 1950-51 में भारतीय रेल लाइन की जो स्थिति थी वो लगभग 59,315 किलोमीटर थी और आज लगभग 89,801 किलोमीटर है, जो नहीं के बराबर है। यानी विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली रेल लाइन नहीं के बराबर तरक्की कर सकी है। जबकि 1950 में सफर करने वालों की तादाद लगभग 1284 करोड़ थी और आज लगभग 8,224 करोड़ है। रेलवे स्टेशनों की तादाद आजादी के बाद 5,976 थी और आज केवल 7,146 है, जो नहीं के बराबर कही जा सकती है। शासन चलाने वालों का
रेल महकमे के विस्तार के संबंध में जो नजरिया रहा है उससे मैं दुखी हूं। पूरे देश में रेलवे के विकास को लेकर जो बेचैनी है उसके साथ खुद को जोड़ते हुए विशेष रूप से मुरादाबाद मंडल के रामपुर रेलवे स्टेशन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये वो रामपुर शहर है जहां मौलाना मोहम्मद अली जैसे जंगे आजादी के योद्धा पैदा हुए थे और आज भी रामपुर रेलवे स्टेशन जर्जर हालत में ब्रिटिश साम्राज्य के बने हुए क्षेत्रफल में स्थित है। वहां पर बुरी हालत में मुसाफिर खाना, प्लेटफॉर्म शेड, रिजर्वेशन काउंटर्स अविकसित रेलवे स्टेशन की पहचान बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का सिरोंज अंचल है जहां से देश की राजनीति चलाने वाले बड़े बड़े नेता जीत के आते रहे हैं, लेकिन आज भी सिरोंज अंचल के बच्चे टेलीविजन पर ही रेल देख पाते हैं। मेरी पुरजोर मांग है कि रामपुर उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन को सरकार आधुनिक बनाने का तत्काल ऐलान करे और रामपुर का जायज हक है तथा सिरोंज तहसील को गुना विदिशा अथवा गुना बीना रेल लाइन से जोड़कर अविकसित सिरोंज को विकास की धारा में जोड़कर सिरोंज वासियों को सरकार न्याय दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकासशील भारत में रेल विभाग की तरक्की का जो उल्लेख मैंने आपके सामने पेश किया है वो देश चलाने वालों के लिए एक प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए इन सवालों को सरकार 120 करोड़ भारतवासियों का दर्द मानकर रेल महकमे में को तरक्की की राहों से जोड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। द हाउस स्टैंड। ठीक है, श्री मुनव्वर सलीम जी। अरे मैं थोड़ा हाउस पहुंचता। माननीय उप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक ऐसी सच्ची दास्तान की जानिब दिलाना चाहता हूं जिसको सुनकर न केवल सरकार बल्कि हिंदुस्तान की ये महान संसद भी हैरत करेगी। महोदय, इतिहास से संबंधित इमारतें और लोग एक शोध का विषय होते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी कला और मोहब्बत की पाकीज़ा दास्तान बनकर दुनिया वालों को हिंदुस्तान बुलाता है। इस इमारत का नाम ताजमहल है। माननीय महोदय, 1648 में ताज के निर्माण के साथ ही मस्जिद ताज बनाई गई थी जो आज भी ताज परिसर में स्थित है। इसमें नमाज अदा करने वाले इमाम मस्जिद भी पीढ़ियों से आज तक नमाज अदा कराने की जिम्मेदारी निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन पूरे सदन को हैरत होगी कि केंद्र सरकार की ओर से मस्जिद ताज के इमाम को सिर्फ 50 पैसे रोज यानी 15 रुपए महीना मानदेय दिया जाता है, जो यकीनन एक जानवर की खुराक, एक दिन की खुराक से भी कम है। महोदय, मैं सारी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके 50 करोड़ से अधिक कमाकर देशवासियों को देने वाले बुजुर्ग ताज की मस्जिद के इमाम को तत्काल सम्मानजनक तनख्वाह देने की केंद्र सरकार से मांग करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे जो किसी भी तारीखी इमारत से जुड़ी हुई कोई भी चीज सारी दुनिया में एक अलामत होती है देश की। मैं एक बार फिर भारत की सरकार से मानवीय संवेदनाओं को जगाते हुए ये ऐलान कराना चाहता हूं कि मस्जिद ताज के इमाम को मुनासिब तनख्वाह तत्काल प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। थैंक यू।